हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हमने पिछली वाली क्लास में अंतिम जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था तापमान। अब स्टूडेंट हम रसायन विज्ञान की कुछ गणितीय अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से गणितीय शब्द दिए गए और उन शब्दों का क्या महत्व है उसके बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास हम एक उदाहरण से इस टॉपिक को शुरू करेंगे कि हमारे पास एक तराजू है जो सामान्य रूप से हम किसी भी वस्तु को तोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो एक तराजू में हमने किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ज्ञात निकाला हमने, तो उसका द्रव्यमान आया 9.1 उदाहरण के लिए हम समझते हैं। इसी प्रकार उसी पदार्थ को हमने प्रयोगशाला में वैश्विक तुला से तोलने का प्रयास किया तो उसका मान आया 9.134। यानी कि स्टूडेंट पदार्थ वही है, द्रव्यमान वही है, किंतु उसके जो मान है वो अलग अलग आ रहे हैं। यानी कि सामान्य तराजू में 9.1 आ रहा है और जो वैश्विक तुला है उसमें इस प्रकार का मान आ रहा है। अब यहां प्रश्न उठता है कि इसमें अर्थपूर्ण अंकों की संख्या कितनी है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक शब्द दिया गया रसायन विज्ञान में जिसका नाम है सार्थक अंक। तो हम स्टूडेंट सार्थक अंक के बारे में विस्तारित रूप से आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक यानी कि सार्थक अंक की जो स्टूडेंट परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार होगी कि किसी भी मापन में उपस्थित अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट कि किसी भी मापन में उपस्थित अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक कहलाती है। स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्लास में शुरू होती है कि सार्थक अंकों को हम कैसे पहचानें। उसके लिए हमारे पास कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों के आधार पर यदि हम चलें तो हम किसी भी सार्थक अंक को पहचान सकते हैं और जो हमें मापन दिया गया है उस मापन में कितने अर्थपूर्ण अंकों की संख्या है उसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नियम है सार्थक अंक के नियम। सार्थक अंक के नियम स्टूडेंट हमारे पास नियम नंबर 1 है और जो पहला नियम है वो कहता है कि किसी भी मापन में गैर शून्य अंक सभी सार्थक अंक होते हैं। हम लिखेंगे कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं यानी कि वे संख्याएं जिनके साथ में जीरो नहीं है, यानी कि बिल्कुल जीरो उपस्थित नहीं होना चाहिए, उनके साथ में जीरो नहीं है, वे सभी सार्थक अंक होती है। हम इसको उदाहरण से समझेंगे। इसका उदाहरण होगा, उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास संख्या है 3, 4, 5। तो इसमें जो जीरो नहीं है यानी कि सार्थक अंकों की संख्या कुल 3 है। यानी कि सार्थक अंक की संख्या कुल हमारे पास 3 होगी, यानी कि 1, 2 और 3। इस प्रकार स्टूडेंट हमारे पास अगला नियम क्या कहता है। नाउ स्टूडेंट नियम नंबर हमारे पास जो 2 है वो ये कहता है कि किसी भी यदि कोई संख्या है यानी कोई मापन है, उस मापन से पहले अगर शून्य आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि किसी भी मापन में यदि शून्य पहले है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। सार्थक अंक नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास एक उदाहरण है कि जैसे कि 0.456। इसके बाद एक और हम उदाहरण लेते हैं कि 0.651। अब स्टूडेंट यदि हम ध्यान से देखें तो हमें नियम कहता है कि किसी भी मापन में यदि शून्य पहले है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। तो इस प्रकार इस मापन में जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगी 1, 2, 3, क्योंकि हमें
पहले वाले जो शून्य है उनको सार्थक अंक हमें नहीं मानना है। अगला उदाहरण हम देखें तो उसमें है 1, 2 और 3। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी 3 होगी और इसमें भी 3 होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास नियम आता है 3, और नियम नंबर 3 कहता है कि यदि किसी मापन के मध्य यानी कि दो संख्या है उस मापन में, उन संख्याओं के बीच में अगर 0 आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा। नियम नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट कि किसी भी मापन में अगर बीच में 0 है तो वह सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। उदाहरण के लिए हम समझेंगे स्टूडेंट, जैसे कि 90.15, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 लेंगे हम 600.16। अब स्टूडेंट नियम कहता है कि किसी भी मापन में अगर बीच में 0 है यानी कि मध्य में 0 आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा। कैसे होगा? ये बीच में आ गया स्टूडेंट, यहां पे देखिए हम तो ये दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वैसे 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। इसमें ढूंढे हम 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कुल 5 सार्थक अंकों की संख्या होगी। अब यहां पर संख्या बदली जा सकती है किसी प्रकार, लेकिन हमें नियम का पालन यदि ध्यान है, नियम अगर हमें सारे नियम ध्यान है तो हम उस संख्या में पता लगा सकते हैं कि जो सार्थक अंक है वो कितने हैं। अब हमारे पास जो नियम नंबर 4 है वो कहता है कि अगर कोई भी मापन है और उस मापन के दाईं तरफ अंत में, ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, कि दाईं तरफ अंत में अगर 0 है तो वो सार्थक अंक होगा, पर शर्त क्या है कि दशमलव के बाद में आए। हम लिखेंगे स्टूडेंट, यदि किसी मापन में 0 दाईं तरफ अंत में है तो वह सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। शर्त यह है कि वह दशमलव के बाद में संख्या के अंत में हो, संख्या के अंत में हो। उदाहरण समझेंगे स्टूडेंट इस नियम नंबर 4 का हम, कि जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है कि 6.6200, 4.4200। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि नियम कहता है कि अगर अंत में होना चाहिए 0 जो है, तो इसमें 0 इसमें भी बाद में लिखे हमने, इसमें भी बाद में लिखे, क्योंकि हमें उदाहरण के लिए समझना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या होगी 5। इसमें होगी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी होगी 5। अब स्टूडेंट नियम नंबर जो 5 है वो अंतिम है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि यदि वो जो नियम नंबर 5 है वो इसी नियम से निकलता है स्टूडेंट। कैसे निकलता है कि यदि हमारे पास कोई मापन है और उस मापन में दशमलव नहीं है, इसमें क्या बोला कि शर्त यह है कि दशमलव के बाद में हो और अंत में हो। अब अगर दशमलव नहीं है और अंत में 0 है तो वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो हम लिखेंगे कि यदि किसी मापन में दशमलव नहीं है तो उसके अंत में आने वाला 0 सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। और इसका हम स्टूडेंट्स उदाहरण अगर समझे, सबसे सिंपल उदाहरण, तो यदि हम लिखते हैं इस संख्या को, जैसे कि 100 लिखा हमने, तो इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें सार्थक अंक की संख्या केवल 1 होगी, यानी कि 1 है, यही सार्थक अंक माना जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास 1000 भी है या 10,000 भी है तो उसमें हमने सार्थक अंक 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नियम कह रहा है उस नियम की हमें पालना करनी है। इस प्रकार स्टूडेंट
सार्थक अंक के यदि हम ये पांचों नियम कवर कर लेते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार का जो हमें मापन दिया जाता है उस मापन के में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या हम निकाल सकते हैं। यानी कि सार्थक अंकों की संख्या जो निकालना है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट हम सार्थक अंक से ही संबंधित आगे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें आप इन नियमों का ध्यान अवश्य रखें, और यदि आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में लिख सकते हैं आप। और स्टूडेंट हमारा जो आगे आने वाला जो टॉपिक है वो होगा जो सार्थक अंक है उनको जोड़ना घटाना या उनका गुणा भाग कैसे करना है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली बात आती है कि सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना। अब स्टूडेंट जोड़ना घटाना तो हमें मालूम है, लेकिन इसमें नियमों का कैसे पालन करते हुए हमें सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना है, तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे कि हमारे पास एक संख्या है माना कि 2.6 और एक संख्या है हमारे पास 3.4। स्टूडेंट यदि हमें इस संख्या को जोड़ना है तो इसमें दशमलव के जो दाईं तरफ की संख्या है उनको जोड़ने के बाद दाईं तरफ ही रखना है, और जो बाईं ओर की संख्या है उनको बाईं ओर ही रखना है, इनको इधर उधर नहीं करना है। यदि हम मापन का ध्यान रखते हुए इधर की संख्या को इधर लिखते हैं, माना कि उदाहरण के लिए ये 4 और 6 10 हो रहे हैं और यहाँ पर दशमलव लगा देना है, और 3 और 2 5 हो रहे हैं, तो इस संख्या को इसी प्रकार लिखना है, हमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी कि इधर की संख्या अगर ज़्यादा आ रही तो उसको इधर लेने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारे जो मान है वो सारे गलत हो जाते हैं। अब स्टूडेंट और सेम इसमें घटाने वाले प्रोसेस में भी वही चीज़ काम करेगी। और अगला जो हमारे पास बात आती है कि सार्थक अंकों को हम गुणा और भाग कैसे करें। अगली बात है कि सार्थक अंकों का गुणा भाग। स्टूडेंट ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सार्थक अंकों का गुणा भाग करने के पश्चात हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो रसायन विज्ञान में आगे आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन टॉपिक में हम उन सवालों के आंसर जो है सही नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए गुणा और भाग के लिए सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि यदि हमें मापन प्राप्त हो गया है और उस मापन के अंत वाली जो संख्या है वो अगर 5 से ज़्यादा है तो उस संख्या को हटाना है, और उसके जो बाद आने वाली संख्या है उस संख्या को एक संख्या बढ़ा देना है। अब हम उदाहरण से समझेंगे। यदि परिणाम प्राप्त होने के बाद अंतिम संख्या 5 से ज्यादा है तो उस संख्या को हटाना है, और उसके बाद वाली संख्या को एक संख्या बढ़ाना है। हम उदाहरण से समझेंगे स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है कि 6.36। अब इस उदाहरण में क्या बताया गया है कि अंतिम संख्या अगर 5 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो 6 है वो 5 से ज़्यादा ही है, तो हमें इस संख्या को पहले तो हटाना है और जो उसके बाद आने वाली संख्या है उसको एक संख्या बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है? यदि 3 है तो उसकी जगह हमें 4 कर देना है। कोई विशेष समझने की जरूरत नहीं, इस बात को आपने समझ लिया तो ये टॉपिक क्लियर है स्टूडेंट। हमारे पास अगली बात आती है कि यदि परिणाम प्राप्त हो, अभी इसी नियम से अगला नियम भी निकलेगा स्टूडेंट। यदि अंतिम संख्या अगर 5 से कम है तो हमें उस संख्या में परिवर्तन नहीं करना है, उस संख्या को हटा देना है और जैसा का तैसा लिखना है। कैसे? हमारे पास उदाहरण है कि यदि अंतिम संख्या 5 से
कम है तो उसे हटाना है और जैसे का तैसा लिखना है, जैसे का तैसा लिखना है। अब हमारे पास जो उदाहरण है वो किस प्रकार है कि 3.44 यानी कि जो अंतिम संख्या है वो 5 से कम है, तो हमें इस 4 को हटा देना है और इस संख्या को जैसे का तैसे ही लिखना है। इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टूडेंट हमारे पास बात आती है, यानी कि जो नियम नंबर 3 आता है वो कहता है कि यदि किसी परिणाम में संख्या 5 है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि परिणाम में संख्या 5 है तो दो परिस्थितियां होगी, दो परिस्थितियां होगी। किस प्रकार होगी स्टूडेंट? कि यदि परिणाम में पांच संख्या के बाद सम संख्या है तो, सम संख्या है तो, और यदि परिणाम के बाद विषम संख्या है तो, विषम संख्या है तो। उदाहरण होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट ध्यान से देखें कि यदि परिणाम के बाद, यानी कि नियम कहता है कि यदि हमारे पास जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो परिणाम में अगर अंत में 5 संख्या आ रही है, जो कि इसी 5 पे ही बेस है सारे नियम, अगर 5 आ रही है संख्या तो उसके लिए दो स्थितियां होगी। यदि परिणाम के बाद यदि परिणाम में 5 संख्या के बाद सम संख्या है, यानी कि ये 5 है, इसके बाद हमारे पास सम संख्या है, तो उसके लिए क्या परिस्थिति होगी, और यदि 5 के बाद विषम संख्या है तो उसके बाद उसमें क्या परिस्थिति होगी। तो यदि 5 के बाद सम संख्या है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उस 5 को हटाना है और है जैसे का जैसा लिख देना है। अगर विषम संख्या है स्टूडेंट तो हमें 5 को हटाना है पहले, और जो विषम संख्या है उसको एक संख्या बढ़ाकर लिखना है, 3 की जगह 4 करना है। इस प्रकार स्टूडेंट सार्थक अंकों की परिभाषा, उसके सारे नियम और सार्थक अंकों को जोड़ना घटाना और किस प्रकार उनका भाग दिया जाता है या गुणा किया जाता है, यानी कि उसके जो नियम कौन कौन से हैं, यानी कि परिणाम प्राप्त होने के बाद हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है जिससे हम सार्थक अंकों को हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट रसायन विज्ञान की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।